स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सप्रेस जनरेटर का कंसेप्ट बताया था और एक्सप्रेस वैलिडेटर का कंसेप्ट बताया था, राइट। और अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें क्या डिस्कस करना है, तो आज के सेशन में हमें एक नया टॉपिक डिस्कस करना है एंड दैट टॉपिक इज नोन एज द टॉपिक इज ऑफ सिक्वलाइज, है ना। कि ये सिक्वलाइज बेसिकली है क्या, है ना, तो हमें ये डिस्कस करना है। अब अगर अपन बात करें कि अब ये सिक्वलाइज का कंसेप्ट यहाँ पर एग्जिस्टेंस में क्यों आया, है ना, क्यों हम सिक्वलाइज के कंसेप्ट को यहाँ पर देखते हैं या क्यों हम यहाँ पे सिक्वलाइज के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, तो इसके पहले मैं थोड़ा सा एक बेसिक आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद में कुछ थ्योरी है वो अपन डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फिर अपन इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इंप्लीमेंट कर देखेंगे। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे सिक्वलाइज की, तो सिक्वलाइज के केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि इनिशियली आपने देखा होगा कि आप अभी तक, है ना, MySQL का यूज कर रहे थे, राइट। MySQL का यूज कर रहे थे जिसमें आपने क्या करा था, MySQL की जो भी फंक्शनलिटी थी, है ना, जैसे भी उसका कनेक्शन क्रिएट होता है, जो भी स्पेसिफिक मेथड्स या जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे थे वैसा आपने टास्क यहाँ पे परफॉर्म किया है। वहीं अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो उसके अलावा अगर मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे PostgreSQL से टास्क परफॉर्म करना है, तो मुझे यहाँ पर अपनी सारी चीजें चेंज करना रहेगी, जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह रहेगा, जो भी कनेक्शन कोड रहेगा, है ना, क्वेरीज वगैरह जो रहेंगी मुझे वो चेंज करना रहेगी। एट दी एंड मैंने बोला कि यार मुझे इसको MS SQL पे कन्वर्ट करना है, तो मुझे फिर से वापस से वही सारे चेंजेस यहाँ पर क्या करना पड़ेंगे, इंप्लीमेंट करवाना रहेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मेरे लिए कि अगर मुझे किसी स्पेसिफिक क्लाइंट को, है ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हूँ और मुझे अगर किसी स्पेसिफिक क्लाइंट को कुछ फंक्शनलिटीज ऐड करके MS SQL पे देना है, तो मुझे वो प्रोजेक्ट को MS SQL पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कुछ नई फंक्शनलिटीज ऐड ऑन करके MySQL पे देना है, तो फिर मुझे वापस से पूरा वो सब कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा, MySQL पे फिर देना रहेगा। फिर किसी ने मुझे बोला है कि यार मुझे उसको Postgre पर देना है, तो फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा और फिर मुझे यहाँ पर Postgre पर देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा क्वाइट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फिर उस केस में आप यहाँ पर करते क्या है, आप ऐसा जनरलाइज मैनर में आपके प्रोग्राम को ऐसा फ्रेम करते हैं डेटाबेस स्पेसिफिक रखकर कि जिसमें आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस का नाम चेंज करेंगे और ऑटोमेटिकली बाकी सारी फंक्शनिंग आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी, है ना। आपको क्वेरीज वगैरह बाकी सारी चीजें चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। क्लियर है। तो वहीं अगर अपन बात करें यहाँ पर, अगर हम देखें कि जो सिक्वलाइज का कंसेप्ट हमें पढ़ना है, तो ये सिक्वलाइज का कंसेप्ट है क्या, तो ये सिक्वलाइज इज वन ऑफ योर ORM टूल, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। इसके अंदर और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे सिक्वलाइज आता है, टाइप ORM आता है ना, बुकशेल्फ आता है ना, ऐसे बहुत सारे आपके पास में क्या होते हैं, आपके ORM टूल्स आते हैं, है ना, जिसमें से सिक्वलाइज इज वन ऑफ देम। वहीं अगर अपन बात करें यहाँ पर एक और फंक्शनलिटी आती है कि सिक्वलाइज को क्यों यूज करना चाहिए, ये थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर होता है। क्यों सिक्योर होता है, क्योंकि ये आपको प्रिवेंट करता है SQL इंजेक्शन से। अब ये SQL इंजेक्शंस क्या होते हैं, तो SQL इंजेक्शंस मतलब कैसे कि जैसे आप जो क्वेरी लिखते हैं, राइट, जैसे आपने क्वेरी लिखी है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस स्पेसिफिक टेबल वेयर ID इक्वल्स टू दिस। अब वेयर ID इक्वल्स टू दिस लिखी हुई है, अब आपको वहां पर जो वैल्यू है उसकी जगह आपको वैल्यू इंसर्ट करना रहेगी। अब किसी ने आपके उस पे एज अ साइबर अटैक किया और वहां पर वो वैल्यू की जगह क्या लिख रहा है, वैल्यू तो उसने आपकी पुट करी ही है आपकी उस स्पेसिफिक क्वेरी में, और आगे सेमीकोलन लगाकर उसने लिख दिया है ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। तो इससे क्या होगा कि जब वो स्पेसिफिक क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो डेटा तो सिलेक्ट हो जाएगा और उसकी साइमल्टेनियसली आपकी टेबल भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी। तो ये इस टाइप के अटैक को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर साइबर अटैक। अगर इस टाइप से आपकी क्वेरी के थ्रू अगर आपकी एप्लीकेशन पर होता है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमें SQL इंजेक्शन को भी यहाँ पे प्रिवेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है। फिर उस केस में भी यहाँ पर ये सिक्वलाइज वाला जो कंसेप्ट होता है वो आपके लिए हेल्पफुल होता है। अब ये है क्या कंसेप्ट, कैसे क्या अपन इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या फंक्शनलिटी, क्या प्रोग्राम हमें यहाँ पर देखना है, तो वो हम यहाँ पर इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, एक तो इसका डॉक दे के रखा हुआ है और ये सिक्वलाइज का इंट्रोडक्शन दे के रखा है। तो पहले अपन SQL इंजेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि SQL इंजेक्शन मतलब बेसिकली है क्या, और उसके बाद में फिर अपन आगे की चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर SQL इंजेक्शन, है ना। अभी SQL इंजेक्शन बेसिकली होता क्या है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, SQL इंजेक्शन इज अ टेक्निक वेयर SQL कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड, है ना, फ्रॉम द फॉर्म इनपुट फील्ड्स और URL क्वेरी पैरामीटर्स, है ना। मतलब यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बन सकता है, या ऐसा बोल सकते हो कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। इनिशियली थोड़ी सी आपकी थ्योरी है, लेकिन आप इसमें जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, कि वो आपको पता होना ही चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे, SQL इंजेक्शन इज अ टेक्निक, है ना, ये एक ऐसी टेक्निक होती है वेयर SQL कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड, जहाँ पे SQL जो कमांड्स होंगी आपकी एग्जीक्यूट होती है फ्रॉम द फॉर्म इनपुट फील्ड्स,
आपके एसक्यूएल की कमांड्स एग्जीक्यूट होगी फॉर्म के इनपुट फील्ड के थ्रू और यूआरएल क्वेरी पैरामीटर। यूआरएल क्वेरी पैरामीटर मतलब आपको पता है ना, जो आप यूआरएल से डेटा पास करते हो, ठीक है। दिस लीड्स टू अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटाबेस, अ टाइप ऑफ हैकिंग। ये क्या रिजल्ट निकालेगी? अनऑथराइज्ड एक्सेस, है ना, किसका? आपके डेटाबेस का, जिसको आप बोलोगे टाइप ऑफ हैकिंग। If an SQL injection is successful, unauthorized people may read, create, update, or even delete records from the database tables. This technique is mainly used by, but not limited to, hackers, pen testers, है ना, QA and security researchers also. मतलब आप सिंपली क्या बोल सकते हो यहाँ पर कि ये जो टेक्निक है ना, इज मेनली यूज्ड बाय हैकर्स, है ना, पेन टेस्टर्स, क्यूएस एंड सिक्योरिटी रिसर्चर्स। सिक्योरिटी रिसर्चर्स मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपने कोई एप्लीकेशंस क्रिएट करी है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग, है ना, मतलब कि उस एप्लीकेशन के ऊपर इस टाइप से टेस्ट किया जा सकता है कि अगर कोई हैकर ने उस एप्लीकेशन को हैक कर लिया तो वो कितने इन डेप्थ तक जाके आपकी एप्लीकेशन को लॉस पहुंचा सकता है, ताकि उस लेवल पर जाकर आप उस पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। तो ये फंक्शनलिटी सिर्फ हैकर्स ही नहीं, आपके पेन टेस्टर्स बोलो, है ना, या फिर क्यूएस बोलो, या फिर सिक्योरिटी रिसर्चर्स बोलो, है ना, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो पेनिट्रेशन टेस्टर्स बोलो, ठीक है। अब फिर एसक्यूएल इंजेक्शन यूजिंग मल्टीपल स्टेटमेंट्स। जो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है वो क्या यूज करते हैं? मल्टीपल स्टेटमेंट्स। कैसे? सपोज वी हैव अ सर्च फॉर्म टू सर्च प्रोडक्ट बाय देयर आईडी ऑन आवर वेबसाइट। द कोड स्निपेट, है ना, टू सर्च प्रोडक्ट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, है ना, कि जो आपके पास में ये जो देके रखा है कोड, है ना, स्निपेट, वो कैसा दिखेगा? तो आप देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया था ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस, तो उसने आईडी की प्लेस पे क्या लिख दिया? तो उसने लिख दिया प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू 20 और सेमीकोलन लगाकर उसने आगे क्या लिख दिया है? ड्रॉप टेबल प्रोडक्ट। समझ में आया? ठीक है। उस केस में आप क्या बोलोगे? तो उस केस में आप ऐसा बोलोगे कि इफ द यूजर इनपुट्स 20, है ना, सेमीकोलन ड्रॉप टेबल प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म, then the SQL statement becomes select star from product where product ID equals to 20 drop table products. Now this SQL statement deletes the product table from the database. This is possible because most database systems can execute multiple statements at the same time. कि यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेस ऐसे होते हैं जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हैकर्स है वो इसका एडवांटेज लेकर आपकी वैल्यू की जगह सेमीकोलन लगाकर ड्रॉप टेबल लिखकर भी आपके डेटाबेस के टेबल्स को हार्म पहुंचा सकते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन यूजिंग ऑलवेज ट्रू कंडीशन, है ना, मतलब कैसे? अब ये दूसरा तरीका हुआ क्या कि अनदर वे to perform an SQL injection is by passing a condition that always results in true, so that the data is always fetched no matter what. ठीक है। अब यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है कि another way to perform an SQL injection, है ना। SQL इंजेक्शन मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर इसको सिंपल टर्म्स में समझे कि SQL इंजेक्शन मतलब एक इंजेक्शन लगाकर आप डेटा को वहां से क्या कर रहे हो? एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। Let's take a look at another code snippet where we have a login form in our website and we need to fetch users by providing credential। आपके पास में एक लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म के केस में आपको यहाँ पर ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर करना रहेंगे। अगर वो सही होता है तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अब आप यहाँ पर जो सारी चीजें, जो क्रेडेंशियल्स आप देंगे, तो वो कुछ इस फॉर्मेट में देंगे। कैसे? कि इफ द यूजर इनपुट्स यूजर नेम एज इनवैलिड यूजर और 1 equals to 1 and password as invalid password or 1 equals to 1, then the SQL statement becomes select star from user where username equals to invalid user or 1 equals to 1. 1 equals to 1 always gives you true condition, तो वो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देगा। एंड पासवर्ड इक्वल्स टू इनवैलिड पासवर्ड और 1 equals to 1, तो ये भी क्या कर देगा? आपकी कंडीशन को ट्रू कर देगा। जिसकी हेल्प से आप क्या बोल सकते हैं? सिंस 1 equals to 1 is always true no matter what the username and password user enters, SQL will fetch the data of all the users from the database। तो क्या कर लेगा? यहाँ पे यूजर्स का डेटा फैच कर लेगा, डेटा ऑफ ऑल यूजर्स फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस से सारे यूजर का डेटा वो क्या कर लेगा? यहाँ पर फैच कर लेगा। तो फिर अब अगर अपन बात करें उसके अलावा, यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है? तो यहाँ देके रखा है हाउ टू प्रोटेक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स फ्रॉम इंजेक्शंस, कि अब आप यहाँ पर एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है वैलिडेट यूजर इनपुट, कि यूजर का जो इनपुट होगा उसको आप क्या करें? यहाँ पर वैलिडेट करें। अब कैसे वैलिडेट करें? तो वी शुड ऑलवेज वैलिडेट द यूजर्स इनपुट डेटा बिफोर एक्चुअली सेंडिंग देम टू द डेटाबेस। सम बेस्ट प्रैक्टिस इंक्लूड्स ट्रिमिंग स्पेसेस, स्पेसेस को आप ट्रिम कर दो, आगे पीछे के एक्स्ट्रा स्पेसेस जो आते हैं उसको ट्रिम कर दो।
पार्सिंग स्पेशल कैरेक्टर्स को पार्स कर दो, है ना, लिमिटिंग द इनपुट साइज, कितना इनपुट आप दे सकते हो, है ना, उसको आप लिमिट कर दो, एक्सेट्रा। तो ये वैलिडेट होगा यूजर इनपुट का कि आप क्या इनपुट दे रहे हो, आप पहले तो उसको चेक करो। सेकेंडली यूजिंग ORM। ORM मतलब आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि ORM ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग इज अ टूल दैट बेसिकली पार्सेस SQL स्टेटमेंट इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड एंड वाइस वर्सा। ये क्या कर देगा, पार्स कर देगा। किसको पार्स कर देगा, SQL स्टेटमेंट को। किसमें पार्स कर देगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड में और वाइस वर्सा। कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड को ये पार्स कर देगा, SQL स्टेटमेंट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को SQL स्टेटमेंट में पार्स कर देगा। ORM stands for Object Relational Mapping. It is a programming technique that allows developers to interact with a relational database using an object-oriented programming language. In a traditional relational database, data is stored in the tables with rows and columns, and relationship between tables are established using keys. कि tables के बीच में आप जो relationship establish करते हो, वो keys के through relation establish करते हो। जैसे आपने पढ़ा हो ना, primary की, foreign की, है ना, candidate की, unique की, है ना। और वहीं अगर अपन बात करें कि यहाँ पे जो ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस है, यहाँ पे डेटा जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, आपके टेबुलर फॉर्म में होता है। ORM provides a higher level abstraction over database, allowing developers to work with objects in their programming language of choice, such as Python, Java, or C#. Instead of writing SQL queries directly, the ORM system then takes care of mapping these objects to the underlying database tables and handling the necessary data operations. मतलब यहाँ पे ORM टूल क्या करता है, तो ये ORM टूल डायरेक्टली आपके यहाँ पर क्वेरीज से डील नहीं करेगा, ये आपकी उन क्वेरीज को क्या कर लेगा, आपके प्रोग्रामिंग टेक्निक से क्या कर लेगा, हैंडल कर लेगा। If we use ORM, we don't have to write raw SQL for the most part. अगर आप यहाँ पे ORM का यूज करते हो तो आपको raw SQL क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? मतलब raw SQL क्वेरी मतलब जैसे select star from this table, update स्टूडेंट या अपडेट टेबल का नाम, सेट दिस फील्ड इक्वल्स टू दिस, है ना, तो ऐसा लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सेकंड क्या देख रखा है, यूजिंग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर SQL इंजेक्शन से थोड़ा बहुत बच सकते हो। अनदर मेथड टू प्रोटेक्ट SQL statement from injection is by using prepared statement. Prepared statement are basically SQL statements but with placeholders. The passed arguments are just replaced in place of the placeholder. For example, insert into users first name, last name, email, values. Here the values are only placed in place of the question mark placeholder and the structure of SQL statement are preserved. कि अब अगर यहाँ पर मुझे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल के अंदर अगर कुछ वैल्यू लिखना है, तो अब मैं क्वेश्चन मार्क की जगह अगर कोई वैल्यू के साथ में अगर सेमीकोलन लगाकर अगर कुछ लिखता हूँ, तो उस केस में वो फंक्शनलिटी मेरी यहाँ पर काम नहीं करेगी, है ना, क्योंकि चलते स्टेटमेंट में बीच में ही यहाँ पर अगर आप लिख दोगे ड्रॉप टेबल, कि मैं फर्स्ट नेम के अंदर लिख रहा हूँ ड्रॉप टेबल, तो वो तो एज अ वैल्यू कंसिडर होगी ना, और वैल्यू के अंदर वैसा कंसेप्ट जाएगा, यहाँ पर आपकी मल्टीपल क्वेरीज एक साथ फायर नहीं होगी। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो वन ऑफ द टेक्निक सिंपली टू प्रिवेंट SQL इंजेक्शन। यूजिंग फ्रेमवर्क्स। अब फ्रेमवर्क्स की अगर अपन बात करें तो ऑल्सो इफ वी आर बिल्डिंग अ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू यूज फ्रेमवर्क्स सच एज Django, Laravel, ASP.NET, Hibernate, etc. instead of writing code from scratch. It's because these frameworks handle SQL injections and many other commonly occurring issues by default. अगर अपन बात करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिक्वलाइज का कंसेप्ट बताया, सिमिलरली अगर जावा की आप बात करें तो जावा के अंदर हाइबरनेट करके फ्रेमवर्क होता है जो कि ORM टूल होता है ना, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, जो कि वहां पर भी यही काम करता है, SQL इंजेक्शन से प्रिवेंशन प्रोवाइड करने का काम करता है। Conclusion क्या है, SQL injection is a very common way of hacking any web application. So if we use raw SQL statements while building our application, we must test and verify them thoroughly. आपको उसको thoroughly क्या करना पड़ेगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय SQL इंजेक्शन, तो ये आपको चीजें क्लियर हुई होगी। SQL इंजेक्शन मतलब क्या, कि एक्सप्लिसिटली आपके SQL स्टेटमेंट में कुछ ऐसा इनपुट देना जिससे आपके डेटाबेस को हार्म हो सकता है, उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप आपका जो इनपुट दे रहे हैं उसको चेक करें, है ना, आप ORM टूल का यूज करें, आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करें। क्लियर है? तो अब अगर अपन बात करें कि ये जो आपने प्रॉब्लम फेस करी है, प्रॉब्लम देखी है, तो इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पर अभी आपके पास में फिलहाल के तौर पे क्या है, सिक्वलाइज, है ना। अब अगर अपन बात करें, जो भी मैंने आपको थ्योरी बताई, तो उसमें देखो ये डायग्राम आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे ये SQL इंजेक्शन में यहाँ पे लिखा है सर्च प्रोडक्ट बाय ID, यहाँ पर आपको ID लिखना है। अब ID लिखना है तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर 20 सेमीकोलन ड्रॉप टेबल
प्रोडक्ट्स। तो ये क्या है, मैलिशियस कोड है ना, जो कि क्या रिजल्ट देगा, प्रोडक्ट टेबल इज डिलीटेड। यहाँ पर इस आईडी के अंदर आप लिखोगे 20 सेमीकोलन ड्रॉप टेबल प्रोडक्ट्स, तो ये मैलिशियस कोड है। अगर आप ऐसा लिखोगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट्स टेबल इज डिलीटेड। क्लियर है? तो अब इसका जो सॉल्यूशन आपका निकला है वो किस टर्म्स में निकला है, आपके सिक्वलाइज के टर्म्स में निकला है। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो अब अगर अपन बात करें कि अब ये सिक्वलाइज मतलब क्या होता है, तो अब इसके बारे में हमें थोड़ा सा देखना है। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, इसकी थ्योरी थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, है ना। मेन तो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में जो पॉइंट्स देकर रखे हुए हैं उसके बारे में यहाँ पर नीचे एक्सप्लेनेशन देकर रखा हुआ है। ठीक है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, देखो क्या देकर रखा हुआ है। तो अगर हम बात करें सिक्वलाइज इंट्रोडक्शन की, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिक्वलाइज इज अ Node.js बेस्ड ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर दैट मेक्स इट इजी टू वर्क विद MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL databases एंड मोर। जैसा मैंने अभी आपको बताया ना कि यहाँ पर आपका जो सिक्वलाइज का कंसेप्ट है, या जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को आपके MySQL से बनाना है, MS SQL से बनाना है, Postgre से बनाना है, अलग अलग क्लाइंट के लिए अलग अलग डेटाबेस से बनाना है, तो आप फिर से तो पूरी क्वेरी, रॉ क्वेरी वापस से इनिशिएट करोगे नहीं। तो उस केस में आप किसको प्रेफर कर लोगे, यहाँ पर सिक्वलाइज के कंसेप्ट को, जहाँ पर सिर्फ आपको चेंज करना रहेगा डेटाबेस का नाम और आपका पूरा डेटाबेस कन्वर्ट हो जाएगा उस स्पेसिफिक डेटाबेस में। An object relational mapper performs functions like, अब ये क्या functions perform करता है, handling database records by representing the data as objects। ये क्या करता है, हैंडल करता है, क्या हैंडल करता है, डेटाबेस के रिकॉर्ड्स को हैंडल करता है। कैसे हैंडल करता है, बाय रिप्रेजेंटिंग द डेटा एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के टर्म्स में डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। Sequelize has a powerful migration mechanism, है ना, पावरफुल माइग्रेशन मैकेनिज्म होता है that can transform existing database schemas into new versions। मतलब सिक्वलाइज के पास में क्या होता है, पावरफुल माइग्रेशन मैकेनिज्म होता है। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने की फंक्शनलिटी, जो कि क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। किसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपके एग्जिस्टिंग डेटाबेस स्कीमा को, किसमें, आपके न्यू वर्जन में। Overall, Sequelize provides excellent support for database synchronization, है ना। डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या प्रोवाइड करता है, आपको excellent support प्रोवाइड करता है, eager loading प्रोवाइड करता है, associations प्रोवाइड करता है ना, transactions प्रोवाइड करता है, and database migrations while reducing development time and preventing SQL injections, है ना। मतलब आपका डेवलपमेंट टाइम को रिड्यूस करता है और प्रिवेंट करता है आपके SQL इंजेक्शन को। तो अब अगर बात आती है कि इसकी जो डेफिनेशन है उसमें ये जो टर्म्स थे, जो हैवी टर्म्स आपने यूज किया कि पावरफुल माइग्रेशन मैकेनिज्म हुआ, है ना, आपका डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन हुआ, ईगर लोडिंग हुआ, एसोसिएशन हुआ, ट्रांजैक्शंस हुआ, है ना, डेटा माइग्रेशन हुआ, ये क्या है, तो ये अभी हमें यहाँ पर नीचे डिस्कस करना है। तो अब अगर हम बात करें इसमें आप क्या बोलेंगे, द स्टेटमेंट हाईलाइट सेवरल की फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ सिक्वलाइज व्हिच इज एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग ORM लाइब्रेरी फॉर Node.js। लेट्स ब्रेक डाउन द की पॉइंट्स। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या देके रखा है आपको, तो सबसे पहले देके रखा है यहाँ पे ये डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन। डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली होता क्या है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन में। आप बोलेंगे सिक्वलाइज हेल्प्स इन सिंक्रोनाइजिंग योर जावास्क्रिप्ट कोड विद द डेटाबेस स्कीमा। सिंक्रोनाइज क्या करता है, हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, सिंक्रोनाइज करने में हेल्प करता है ना, सिंक्रोनाइजिंग योर जावास्क्रिप्ट कोड। जावास्क्रिप्ट के कोड को सिंक्रोनाइज करने का काम करता है, किसके साथ में, आपके डेटाबेस के साथ में। यहाँ पे मतलब आप डेटाबेस से क्या करोगे, डील करोगे। दिस मीन्स दैट changes in your application code, example models, can be automatically reflected in the underlying database structure without manual intervention। मतलब सिंक्रोनाइज मतलब क्या, कि अगर आपने इधर कुछ चेंज किया है तो उधर ऑटोमेटिकली आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। सिंक करके रखना, जैसे अपन बोलते हैं ना अपने सेलफोन में सिंक वाला ऑप्शन आता है ना, ऑटो सिंक। मतलब क्या, कि आपने फोटो अपलोड करे और वो ऑटो सिंक आपके क्लाउड्स पे जाके वो फोटो अपलोड हो जाते है ना, ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज, है ना, ऑटोमेटिक सिंक, है ना, कि आपने इधर चेंज किया, उधर चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ये फंक्शनलिटी आपको डेटा सिंक्रोनाइजेशन के अंदर सिक्वलाइज आपको प्रोवाइड करता है। फिर ईगर लोडिंग, ईगर लोडिंग मतलब क्या होता है, ईगर लोडिंग इज अ परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होता है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेपरेट क्वेरीज फॉर रिलेटेड डेटा, सिक्वलाइज कैन फेच द रिक्वायर्ड डेटा इन अ सिंगल क्वेरी। सिक्वलाइज क्या करेगा, फेच करेगा, क्या, पूरा रिक्वायर्ड डेटा, किसमें, आपके सिंगल क्वेरी में। दिस रिड्यूस द नंबर ऑफ डेटाबेस क्वेरीज एंड एनहांस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ योर एप्लीकेशन।
जैसे अगर आप बात करें यहाँ पर कि जैसे अगर हम ईगर लोडिंग की बात करें, दो चीजें होती है, एक ईगर लोडिंग होती है और एक लेजी लोडिंग होती है। ईगर लोडिंग मतलब क्या? ईगर लोडिंग मतलब कि जैसे ही आपका कोई स्पेसिफिक कोड एग्जीक्यूट हुआ है ना, आपकी फंक्शनलिटी ऑटोमेटिकली अंदर क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। और लेजी लोडिंग मतलब कि वो फंक्शनलिटी सिर्फ तभी स्टार्ट होगी जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेपरेट क्वेरीज फॉर रिलेटेड डेटा, जो रिलेटेड डेटा है उसके लिए अगर सेपरेट क्वेरीज को हम चलाएंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो सिक्वलाइज क्या कर लेगा, फैच कर लेगा रिक्वायर्ड डेटा इन अ सिंगल क्वेरी। वो सिंगल क्वेरी में ही सारा रिलेटेड डेटा क्या कर लेगा, एक साथ फैच करके लाकर देने का काम कर देगा। फिर देके रखा है यहाँ पर क्या, एसोसिएशन। तो एसोसिएशन की अगर बात करें तो सिक्वलाइज फैसिलिटेट्स द क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट मॉडल्स इन योर एप्लीकेशन। जो सिक्वलाइज है वो फैसिलिटेट करता है, क्या फैसिलिटेट करता है, क्रिएशन, क्या क्रिएशन और मैनेजमेंट किसका, आपके एसोसिएशन का, किसके बीच में, बिटवीन डिफरेंट मॉडल्स इन योर एप्लीकेशन। This allows you to define relationships such as one-to-one, one-to-many, many-to-many between tables in your database. Association simplifies the retrieval of related data and provide a convenient way to navigate through the relationship in your code. मतलब जैसा आपने देखा होगा कि अगर आपने MySQL अगर इन फ्यूचर या इन पास्ट अभी कभी अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि आप मल्टीपल टेबल्स बनाते हैं और वो मल्टीपल टेबल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, आपके कनेक्टेड होते हैं। अब वो कनेक्टेड कैसे होते हैं, तो वो आपके कीज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। लाइक आप प्राइमरी की बनाते हैं, उसी प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में आप फॉरेन की बना देते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर बोला है कि अगर ये स्पेसिफिक प्राइमरी की है तो इसके रिस्पेक्ट में उस टेबल में जो डेटा है वो भी फैच होकर आए, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि अपन रिलेशन फ्रेम करते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, है ना। कि मैंने बोला है कि यार एक क्लास है उसके रिस्पेक्ट में एक टीचर होगा, तो अब इसमें यहाँ पे डिपेंड करेगा, अगर मल्टीपल क्लास और अगर एक टीचर हुआ तो वो मैनी टू वन होगा, लेकिन एक टीचर के रिस्पेक्ट में मल्टीपल क्लासेस होंगी तो वो वन टू मैनी होगा, मैनी क्लासेस मैनी टीचर्स तो वो मैनी टू मैनी होगा। तो ऐसे रिलेशनशिप भी यहाँ पर आपके डेटा के बीच में बनते हैं। फिर ट्रांजैक्शन के केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो ट्रांजैक्शन के केस में आप बोलेंगे सिक्वलाइज सपोर्ट्स डेटाबेस ट्रांजैक्शन which are crucial for maintaining data integrity, है ना। Transactions ensures that a series of operations either succeed together or fail together, preventing the database from being left in an inconsistent state. This is particularly important in scenario where multiple databases operations need to be treated as a single atomic unit, है ना। मतलब ट्रांजैक्शन मतलब कैसा, क्या आप ऐसा बोलेंगे कि which are crucial for maintaining data integrity, डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। ट्रांजैक्शन ये इंश्योर करता है कि सीरीज ऑफ ऑपरेशंस आइदर सक्सीड्स टुगेदर और फेल टुगेदर। मतलब कैसे कि या तो वो पूरे सक्सेस हो जाएंगे या फिर वो पूरे फेल हो जाएंगे। मतलब कि अगर मैंने बात करी यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ और वो उस स्पेसिफिक एग्जाम के लिए एलिजिबल है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस होनी चाहिए कि अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो एग्जाम के लिए एलिजिबल होना चाहिए, है ना। तो अब बीच में ऐसा हुआ कि उसने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया लेकिन वो एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाया, तो डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड की तो एंट्री हो गई, अब वो मेरे किस काम की, किसी काम के लिए। तो फिर अब उस केस में क्या है कि अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है और अगर एग्जाम के लिए एलिजिबल है तो ही डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड मेंटेन होकर रहे, और अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है और एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है तो जो रजिस्ट्रेशन वाला डेटा है वो भी वहां से हट जाए। तो या तो पूरा कंप्लीट आइदर सक्सीड्स टुगेदर और फेल टुगेदर, प्रिवेंटिंग द डेटाबेस फ्रॉम बीइंग लेफ्ट इन एन इनकंसिस्टेंट स्टेट, कि बीच वाली स्थिति में वो उसको नहीं छोड़ता है, या तो पूरा कंप्लीट होगा या फिर पूरा ही रिमूव कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद में डेटाबेस माइग्रेशन। तो डेटाबेस माइग्रेशन में आप क्या बोलेंगे, तो डेटाबेस माइग्रेशन आर स्क्रिप्ट्स दैट मैनेजेस चेंजेस, है ना, to the database schema over time. Sequelize provides tools to easily create and run migrations, making it simpler to involve the database schema as your application evolves. Migration are crucial for versioning your database schemas and for deploying changes to different environment. अब ये वर्जनिंग क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, तो आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि जैसे आपने कोई स्पेसिफिक कंपनी के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, है ना। अब टाइमली आपको ये पता होगा कि जो उसका मेंटेनेंस रहता है ना एप्लीकेशन का, वो भी कंपनी को मिलता है कि आपने कोई एप्लीकेशन बना कर दी है तो उसका मेंटेनेंस उस कंपनी के हाथ में रहता है, उस सॉफ्टवेयर का। तो अब जैसा आपने देखा होगा व्हाट्सएप के केस में भी कि यार जब इनिशियली आपने फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया होगा और आज के टाइम पे जो व्हाट्सएप का जो आपके पास में वर्जन चल रहा है क्या वो सेम है क्या, नहीं, है ना।
आप बोल सकते हैं कि बहुत डिफरेंस है। तो अब वो बहुत डिफरेंस है कैसे, कि पहले स्टेटस का ऑप्शन नहीं था लेकिन अब स्टेटस का ऑप्शन है, पहले मेटा का ऑप्शन नहीं था लेकिन अब मेटा का ऑप्शन है ना, पहले स्टेटस हाइड करने का ऑप्शन नहीं था लेकिन अब है ना, पहले चैनल का ऑप्शन नहीं था लेकिन अब है। तो अब इन सब के लिए आपको डेटाबेस भी तो मैनेज करना पड़ेगा। तो जो पुराना डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था, तो वहां पर क्या किया गया कि यहाँ पर एक नया डेटाबेस उसमें एड ऑन किया गया और उसके वर्जन को चेंज कर दिया गया। ऐसा आपने देखा होगा कभी एकदम न्यूज में आता है सडनली कि फेसबुक का सर्वर डाउन हो गया, व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया, है ना, 10 सेकंड तक, 15 सेकंड तक, 2 मिनट तक, 5 मिनट तक पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में आपका व्हाट्सएप का सर्वर डाउन रहा। ऐसा आता है इंस्टेंटली, वो 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 मिनट, 10 मिनट, क्या उसके डेवलपर्स क्या इंस्टेंटली वो पूरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो होता है बेसिकली ये है कि आपने क्या करा है, आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, उसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद में किसी स्पेसिफिक वर्जन पे रखा और उसको फिर रिलीज किया। वो रिलीज में तब आता है जब वो हाईली टेस्टेड हो जाता है कि अब उसमें कोई भी बग नहीं है, वो प्रॉपर्ली चल रहा है। चलते चलते फिर जब हम देखते हैं कि उसमें ये लिमिटेशंस आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर अपन उस पर बैक टू बैक क्या करते हैं, नए अपडेशन के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। नया अपडेशन अपन करते हैं, उसको हाईली टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट सक्सेस होता है, अपन उसको डिप्लॉय कर देते हैं नए वर्जन पे। अब वो तो रन टाइम पे पता लगता है कि फॉर एग्जांपल इतनी पॉपुलेशन है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन अगर सिर्फ इंडिया में ही है, और अगर कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन को आपने जब वहां पे डिप्लॉय करा, क्योंकि जब आप टेस्ट करेंगे तो हार्डली कितना थाउजेंड्स में, लैक्स ऑफ यूजर्स पर आपने उसको टेस्ट कर लिया, लेकिन जब 140 करोड़ की पॉपुलेशन एक साथ उस एप्लीकेशन को एक्सेस करेगी, तब बहुत सारे आपको लूप होल्स देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि सर्वर ही डाउन हो गया, हो सकता है एप्लीकेशन क्रैश हो गई, हो सकता है वो इतना लोड नहीं ले पाई, तो वो डिपेंड करता है उस टाइम पर। तो अब उस टाइम पर अगर कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम अराइज हो गई जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन चलना बंद हो गई या एप्लीकेशन क्रैश हो गई, तो उस केस में वो उसको क्या करते हैं, उसके लोअर वर्जन पर उठा के लिए आते हैं जो हाईली टेस्टेड थी और अभी तक चल रही थी, तो वो डायरेक्टली उसको उस पर कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो बग आता है उसको बैठ के वो आराम से रिजॉल्व करते हैं, और जब वो सॉल्व हो जाता है तो वापस से उसको अपडेट कर देते हैं। तो एक्चुअल में ऐसा सीन होता है, राइट। Reducing development time to sequelize abstract away much of the low-level database interaction code, allowing developers to focus more on application logic and less on database-specific details. By providing higher-level API for working with databases, Sequelize can significantly reduce the amount of boilerplate code that developers need to write. मतलब बॉयलर प्लेट कोड मतलब क्या होता है, तो बॉयलर प्लेट कोड मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि जहां पर आप सेम कोड को विद लिटिल और नो मॉडिफिकेशन रिपीटेटिव नंबर ऑफ टाइम्स लिखते हैं, तो ये उस प्रॉब्लम को भी क्या करता है, सॉल्व करता है। क्लियर है? तो वही अगर अपन बात करें, एक लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट में देख रखा है प्रिवेंटिंग एसक्यूएल इंजेक्शंस। अब इसमें क्या देख रखा है, एसक्यूएल यूजेस पैरामीटराइज्ड क्वेरीज। जो एसक्यूएल है वो क्या यूज करता है, ये सॉरी जो सिक्वलाइज है यूजेस पैरामीटराइज्ड क्वेरी which helps prevent SQL injection attacks, parameterized queries separate SQL code from user input, reducing the risk of malicious SQL injection. This is a critical security feature especially when dealing with user inputs that are used in database queries. ये तो मैंने आपको बता ही दिया था preventing SQL injections की फंक्शनलिटी कैसे क्या काम करेगी। क्लियर है यहाँ तक? ये एट द एंड अगर अपन बात करें तो ये क्या देकर रखा हुआ है आपको, तो ये आपको देकर रखा हुआ है यहाँ पर किसके बारे में, आपके सिक्वलाइज के बारे में देकर रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है तो वो आपको बताते आना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछता है कि सिक्वलाइज क्या होता है तो वो आपको बताते हुए आना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ में अगर अपन बात करें तो वैसे तो हमने एमवीसी का कंसेप्ट देख लिया था, एक बार मैंने आपको बताया भी था इसके पहले, बट स्टिल अगर आप थ्योरेटिकल वाइज अगर देखना चाहे, है ना, कि ये लिखा हुआ क्या है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो एमवीसी मतलब होता है आपका मॉडल व्यू कंट्रोलर, है ना, और मॉडल व्यू कंट्रोलर में आप क्या बोलेंगे, मॉडल क्या कंटेन करके रखता है, आपका डेटाबेस स्पेसिफिक पोर्शन कंटेन करके रखता है ना। व्यू बोले तो आपका फ्रंट एंड पार्ट, है ना, और कंट्रोलर बोले तो आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को हैंडल करता है ना, एक्ट एज एन इंटरमीडिएटर इन बिटवीन योर मॉडल एंड योर व्यू, है ना। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मॉडल रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, द फॉर्मेट एंड द कंस्ट्रेंट्स विद व्हिच इट इज स्टोर्ड, इट मेंटेन्स द डेटा ऑफ द एप्लीकेशन, एसेंशियली इट इज द डेटाबेस पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। मॉडल मतलब क्या, डेटाबेस पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। ठीक है,
व्यू मतलब क्या होता है, तो व्यू इज व्हाट इज प्रेजेंटेड टू द यूजर। व्यू मतलब क्या है कि व्हाट इज प्रेजेंटेड टू द यूजर, यूजर को आप क्या प्रेजेंट करोगे। व्यूज यूटिलाइज द मॉडल एंड प्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म इन विच द यूजर वांट्स, है ना। मतलब यहाँ पे व्यू क्या करेगा, व्यू इज व्हाट इज प्रेजेंटेड टू द यूजर, यूजर को आप क्या दिखाओगे। व्यू यूटिलाइजेस द मॉडल एंड प्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म इन विच द यूजर वांट्स, मतलब वो मॉडल को यूज करता है और डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। A user can also be allowed to make changes to the data presented to the user. They consist of static and dynamic pages which are rendered or sent to the user when the user requests them. मतलब व्यू के ऊपर क्या करते हो कि जब यूजर किसी स्पेसिफिक डेटा के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो वो उसको डेटा को दिखाने का क्या करता है, काम करता है। कंट्रोलर की अगर अपन बात करें तो कंट्रोलर के केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो कंट्रोलर कंट्रोल्स द रिक्वेस्ट ऑफ द यूजर, है ना। कंट्रोल करेगा, क्या करेगा, किसको कंट्रोल करेगा, रिक्वेस्ट को, किसकी, आपकी यूजर की, एंड देन जनरेट्स एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स विच इज फीड टू द व्यूअर। टिपिकली द यूजर interacts with the view, है ना, which in turn generates the appropriate request. This request will be handled by a controller. The controller renders the appropriate view with the model data as a response. जैसा कि मैंने आपको बोला कि कंट्रोलर क्या करेगा, एक्ट एज एन इंटरमीडिएटर, कि व्यू जो रिक्वेस्ट करेगा वो मॉडल से कोऑर्डिनेट करेगा, वहां से रिस्पॉन्स लेकर आएगा और फिर व्यू पर दिखाने का काम करेगा। तो अगर हम इसे सम अप करें तो आप बोल सकते हैं मॉडल इज द डेटा पार्ट, व्यू इज द यूजर इंटरफेस पार्ट एंड कंट्रोलर इज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडलर। और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करने का क्या करेगा, काम करेगा। क्या रिक्वेस्ट आई है उसके रिस्पेक्ट में कैसे क्या उसको मॉडल से डील करना है और कैसे क्या उसको रिस्पॉन्स देना है आपके व्यू को, ये काम कौन करता है, आपका कंट्रोलर करता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें हमें करना क्या है, तो हमें अब यहाँ पर अपना एग्जाम्पल फ्रेम कर देखना है, और वो जो एग्जाम्पल फ्रेम कर देखना है वो एग्जाम्पल किसका फ्रेम कर देखना है, आपके को सिक्वलाइज का फ्रेम कर देखना है, राइट। अब सिक्वलाइज का जो एग्जाम्पल फ्रेम कर देखना है तो इसको अपन इतना ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे जितना ज्यादा मैंने आपको MySQL के केस में बताया था, लेकिन स्टिल यहाँ पर अपन कुछ ऑपरेशन तो परफॉर्म कर देखेंगे ही सही, जिसमें आप क्रिएट वाली फंक्शनलिटी लगा सकते हैं, है ना। क्रिएट के साथ में अगर अपन बात करें तो अगर आपको यहाँ पर लिस्ट वगैरह देखना है तो आप लिस्ट वाली फंक्शनलिटी लगा सकते हो, है ना। बाकी की और भी जो अगर फाइंड वन वगैरह कुछ वैसे अगर फंक्शनलिटी आपको लगाना तो वैसे सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे लगा सकते। क्लियर है क्या यहाँ तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया, ठीक है। तो चलते फिर अपन यहाँ पर देखते हैं, है ना। तो अपन करेंगे क्या और कैसे, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं एक बेसिक एग्जांपल आपको बताता हूँ, है ना। और उस बेसिक एग्जांपल के बाद में फिर एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, है ना। लेकिन उस एग्जांपल में जो मैं बाद वाला एग्जांपल बताऊंगा तो उसको फिर आपको कंप्लीट बनाना रहेगा जैसा आपने MySQL के अंदर चीजों को इम्प्लीमेंट किया था वैसे, ठीक है। तो अपन चलते एक बेसिक एग्जांपल पे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर MyApp1, ठीक है। और अपन आ जाते हैं फाइल, मैंने करा ओपन फोल्डर, और ओपन फोल्डर में अपन कहाँ जाएंगे, सिक्वलाइज के अंदर, MyApp1 के अंदर मैं यहाँ पर आ गया, राइट। अब अगर हम बात करें हमें अब करना क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले आप लिखेंगे npm init, ठीक है। अब आप ये प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर लेंगे, यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर लिया, पैकेज.json आपको मिल गया। पैकेज.json मिलने के बाद में अगर अपन बात करें अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पर आकर अपन सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है npm install, और npm install के बाद में अपन लिख लेंगे क्या यहाँ पर एक्सप्रेस, ठीक है। एक्सप्रेस के बाद में अपन और क्या लिख लेंगे यहाँ पर, तो अपन लिख लेंगे सिक्वलाइज, ठीक है। सिक्वलाइज भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर लिखोगे आप MySQL2 भी आपको लिखना पड़ेगा, और बस मैंने इंस्टॉल किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया है, आपका ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब आप क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस चेक करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे पैकेज.json के अंदर एक्सप्रेस आ गया, MySQL2 आ गया और सिक्वलाइज आ गया। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, तो यू सिंपली नीड टू क्रिएट app.js फाइल, राइट। अब app.js फाइल आपने बनाई, अब ये app.js फाइल जो मैंने बनाई है ये एक ही फाइल के अंदर अभी तो मैं सब कुछ आपको कर बताऊंगा, उसके बाद में फिर अपन उसको डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे एग्जाम्पल में।
अगर मैं बात करूं अब यहाँ पर करना क्या है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इंपोर्ट। अभी अगर आप इंपोर्ट वाली फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू राइट टाइप एंड इट्स वैल्यू विल बी मॉड्यूल। ठीक है, आपको ऐसा लिखना रहेगा। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने लिखा है इंपोर्ट। इंपोर्ट में आप क्या करोगे, तो इंपोर्ट में आप लिखोगे एक्सप्रेस, कहाँ से, फ्रॉम एक्सप्रेस, राइट। फिर आप क्या लिखोगे इंपोर्ट। इंपोर्ट में आपने क्या लिखा है यहाँ पे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सिक्वेलाइज। सिक्वेलाइज कहाँ से, फ्रॉम सिक्वेलाइज। ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद में आप क्या लिखोगे यहाँ पर, तो आप लिखोगे यहाँ पर माई एसक्यूएल फ्रॉम, कहाँ से, माई एसक्यूएल। ये क्लियर है सभी को। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप लिखेंगे एक्सप्रेस, है ना। और इसके आगे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे वेर ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ऐप डॉट, और ऐप डॉट आपने क्या लिख लिया यहाँ पर लिसन। एंड इनसाइड लिसन यू सिंपली नीड टू राइट 3000 एज इट्स पोर्ट। और उसके बाद में आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या लिख लिया है लॉग। और लॉग के केस में आप क्या लिख लेंगे यहाँ पे, सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश, राइट। ये आपने इतना कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो अब ये तो इतना तो मैंने लिख दिया। अब इसके बाद में आप क्या लिखोगे, आपने जो सिक्वेलाइज लिखा है तो आप लिखोगे यहाँ पे न्यू सिक्वेलाइज। ठीक है, अब न्यू सिक्वेलाइज के बाद में क्या आएगा यहाँ पर, अब तो अब न्यू सिक्वेलाइज के बाद में अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में आपने सबसे पहले तो क्या लिखा है, तो आपने लिखा है आपके डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम आपको पीछे लिखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटाबेस बनाना पड़ेगा, तो मैंने लिखा है सिक्वेलाइज डीबी। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, सिक्वेलाइज, है ना, डीबी, है ना। मैंने लिख दिया है सिक्वेलाइज डीबी न्यू, मैंने ऐसा कुछ करके लिख दिया। ठीक है, अपन आते हैं अब यहाँ पर क्या लिखना रहेगा, तो आपको लिखना रहेगा यूजर नेम। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है रूट। फिर आपको क्या लिखना रहेगा यहाँ पे, तो आपको लिखना रहेगा पासवर्ड, तो आपने लिखा है रूट। फिर आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, है ना, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको लिखना रहेगा होस्ट। होस्ट में अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो आप लिख देंगे यहाँ पर लोकल होस्ट। अगर लोकल होस्ट नहीं चलता है तो फिर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 127.0.0.1। ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे डायलेक्ट, DIALECT। और डायलेक्ट में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे माई एसक्यूएल। क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर आकर, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है वेर सिक्वेलाइज। क्लियर है। और अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, तो अब आप यहाँ पर आकर लिखेंगे, है ना, क्या सिक्वेलाइज डॉट, और आप यहाँ लिखेंगे ऑथेंटिकेट डॉट, और आप क्या लिखेंगे यहाँ पर देन। ठीक है, और देन के साथ में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कैच। कैच में यहाँ पर आप क्या लिखेंगे एरर। अगर एरर आती है तो आप क्या प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे लॉग। लॉग में आप क्या प्रिंट करवा देंगे यहाँ पर एरर। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, आपने प्रिंट करवा दिया एरर को। और नहीं तो आप देन में आएंगे, और देन के अंदर आप क्या प्रिंट करवाएंगे यहाँ पर, तो देन के अंदर आकर आप सिंपली यहाँ पे क्या लिख दोगे, तो आप लिख दोगे console.log। आप लिखेंगे यहाँ पर क्या डेटाबेस कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश्ड। क्लियर है यहाँ तक। अभी मैंने ऐसा लिखा तो है, अब आपको ये देखना है कि ये सक्सेसफुली चलेगा कि भी नहीं चलेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो अपन उसके लिए यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब ध्यान से देखना। मैंने लिखा npm स्टार्ट। ठीक है, अब ये गड़बड़ करी मैंने यहाँ पर npm स्टार्ट के लिए। मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले ऐसा लिखना पड़ेगा। अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर अपने को टेस्ट की जगह लिखना रहेगा क्या स्टार्ट। और यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे, तो अपन यहाँ पर लिख लेंगे नोड, और अपन लिख लेंगे app.js। क्लियर है। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, और यहाँ आकर मैंने क्या करा है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा है npm start। ठीक है, अब देखो इसने क्या गड़बड़ करी है यहाँ पे, सिक्वेलाइज डॉट ऑथेंटिकेट डॉट देन इज नॉट अ फंक्शन। अपन ने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पर। ठीक है, बनाते हैं वापस से अपने कोड पर app.js।
अपन माय ऐप के अंदर ही थे ना, हाँ ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, सिक्वलाइज डॉट ऑथेंटिकेट। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद अपन क्या करेंगे, npm स्टार्ट। ठीक है, अब देखो अभी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश तो हो गया है ना, लेकिन अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई है वो क्या आई है, अननोन डेटाबेस, क्योंकि ये तो बनाया ही नहीं है। और मैंने बोला था कि आपको उधर पीछे बनाना है, तो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर माई एसक्यूएल वर्क बेंच ओपन करना पड़ेगा। और यहाँ आने के बाद में ठीक है, यहाँ पर आकर अपने को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आने के बाद में अपने को क्या बनाना रहेगा, तो अपने को यहाँ पर आकर सिंपली क्रिएट स्कीमा, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है SEQUELIZE सिक्वलाइज DB न्यू करके मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने इसे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये सिक्वलाइज DB न्यू करके आपने क्या बना लिया यहाँ पर, ये डेटाबेस बना लिया। अब ये बना लिया है, अब अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, यहाँ आने के बाद में ठीक है, यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर आए, npm स्टार्ट किया मैंने। स्टार्ट करने के बाद में अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश एग्जीक्यूटिंग डिफॉल्ट सिलेक्ट 1+1 एज रिजल्ट। वो उसने इंटरनली क्वेरी चलाई और उसके बाद में डेटाबेस कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश, आपकी डेटाबेस की कनेक्टिविटी क्या हो चुकी है, यहाँ पर एस्टेब्लिश हो चुकी है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, यहाँ तक समझ में आया। अब अगर अपन बात करें कि ये तो आपने कंसेप्ट ऐसा इंप्लीमेंट कर लिया है ना, जिसमें आपने यहाँ पर ऐसे कनेक्टिविटी क्या करी है, एस्टेब्लिश कर ली है। अब इस कनेक्टिविटी के बाद में अब आपको करना क्या है, तो अब इस कनेक्टिविटी के बाद में अगर अपन बात करें तो अब देखते हैं अपन यहाँ पर हमें लिखना क्या रहेगा। तो यहाँ तक तो ये चलो ठीक है, अपन ने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया। अब मुझे टेबल क्रिएट करना है। अब टेबल क्रिएट करना है तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट सिक्वलाइज डॉट। अब सिक्वलाइज डॉट में मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर डिफाइन, और डिफाइन के बाद में अपन अब यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद में आपको क्या करना रहेगा, तो आपको यहाँ पर आकर एक ऑब्जेक्ट पास करना रहेगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट पास करना रहेगा। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा यहाँ पर, तो अब ऑब्जेक्ट की भी पहले एक और चीज कि यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, आपको यहाँ पर टेबल का नाम लिखना रहेगा। आपने यहाँ पे लिख दिया है क्या, स्टूडेंट। आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, स्टूडेंट। लेकिन अब एक चीज याद रखना है कि अगर आपने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है ना, तो बाय डिफॉल्ट ये जब टेबल को क्रिएट करेगा ना, तो वो स्टूडेंट्स नाम से टेबल क्रिएट कर देगा, उसको प्लूरल करके कर देगा। बट आप चाहते हो कि वो सिंगुलर ही रहे, तो फिर उस केस में आपको क्या करना रहेगा, आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ऐसा लिखकर आपको यहाँ पे लिखना रहेगा टेबल नेम, और यहाँ पर फिर आप लिख देना स्टूडेंट, कि आपकी जो टेबल है वो स्टूडेंट नाम से ही बने, तो वो स्टूडेंट नाम से ही बनेगी। अदरवाइज अगर आपने ये ऐसा नहीं लिखा है, तो आपने ऊपर स्टूडेंट जरूर लिखा है वहाँ पे डिफाइन मेथड के अंदर, लेकिन वो स्टूडेंट्स नाम से टेबल बनाएगा। यूजर लिखा होगा तो यूजर्स नाम से टेबल बना देगा। ठीक है, फिर अब अगर अपन बात करें अब क्या करना है, तो अब इसके बाद में अपन यहाँ पर तो आ गए। अब यहाँ आने के बाद में आपको करना क्या रहेगा, तो यहाँ आने के बाद में अब आपको उसके भी पहले एक चीज और ये करना रहेगी कि ये आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसा सिक्वलाइज लिख के रखा हुआ है। सिक्वलाइज के बाद में अब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर अपन सिंपली ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मैंने लिख दिया है यहाँ पर डेटा टाइप्स, या अपन ऐसा लिखते हैं ठीक है। अब ये देखो ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है डेटा टाइप्स। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ऐसा डेटा टाइप्स लिखना रहेगा। अभी डेटा टाइप्स क्या काम करेगा, तो वो देखते हैं अपन यहाँ पर आकर। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, तो मैंने लिखा सिंपली क्या, SID। अब SID मैंने लिखा, SID में मेरे को कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज करना पड़ेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या लिखेंगे, तो अब यहाँ पर आकर मुझे लिखना रहेगा टाइप। टाइप में मुझे क्या लिखना रहेगा यहाँ पे, तो मुझे लिखना रहेगा यहाँ पे डेटा टाइप्स डॉट, यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, इंटीजर। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना रहेगा अलाउ नल। आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे करेंगे ट्रू, है ना। नल को आप अलाउ करना चाहते हैं तो आप ट्रू कर देंगे, नहीं करना चाहते तो आप क्या कर देंगे यहाँ पर
फॉल्स कर देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिखा है ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है ट्रू। ऑटो इंक्रीमेंट के बाद में फिर क्या आ जाएगा, तो प्राइमरी की है ना, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे PRIMARY प्राइमरी की। प्राइमरी की को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, क्लियर है यहाँ तक। अब फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा SID, फिर अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पर नेम। तो नेम में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो नेम में अपन लिखेंगे यहाँ पे सिंपली टाइप। टाइप में अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स डॉट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है स्ट्रिंग। आपने स्ट्रिंग लिख दिया, उसके बाद में आप और क्या लिख दोगे, तो आप लिख दोगे यहाँ पर अलाउ नल। तो अलाउ नल में आपने क्या कर दिया यहाँ पर, तो आपने लिख दिया है क्या ट्रू। फॉल्स लिखना है तो आप फॉल्स भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्लियर है क्या। नेम के बाद में अगर अपन बात करें तो अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ आने के बाद में होगा क्या, तो अभी डेटा टाइप में मैंने स्ट्रिंग लिखा है। अब नेम के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर ईमेल। ठीक है, अब डेटा टाइप स्ट्रिंग, अगर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देना है तो आप ऐसे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया है, अलाउ नल, मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया है यहाँ पे फॉल्स, ये ईमेल आईडी आपकी नल नहीं हो सकती। फिर आप यहाँ पर आए, या इसके साथ में अगर अपन और कुछ करना चाहे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है यूनिक, है ना, UNIQUE यूनिक। तो यूनिक में यहाँ पे क्या कर दिया है ट्रू। ईमेल आईडी आपकी क्या होगी यहाँ पे यूनिक होगी, क्लियर है। फिर इसके बाद में, तो अब इसके बाद में यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है पासवर्ड। ठीक, पासवर्ड में आप क्या कर देंगे स्ट्रिंग अलाउ नल। अलाउ नल में आप क्या कर देंगे यहाँ पर फॉल्स, क्लियर है क्या। अब इसमें आपने करा क्या यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे SID लिख लिया, नेम ईमेल, और आपने यहाँ पे क्या लिख लिया है पासवर्ड लिख लिया, राइट। तो ये ऐसा कुछ आपने यहाँ पे लिखा। अब इसके बाद में आपको करना क्या रहेगा, अब यहाँ पर आने के बाद में अब आपने यहाँ पे क्या लिखा है, तो आपने लिखा है वेर, आपने लिखा है यहाँ पर क्या स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर आकर, अब यहाँ पर आकर आप लिखेंगे स्टूडेंट डॉट, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट डॉट सिक्वलाइज डॉट। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे स्टूडेंट डॉट सिक्वलाइज, है ना, डॉट। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे SYNC सिंक डॉट, और अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर देन। ठीक है, और हमारे काम करते हैं यहाँ पर इसको हटाते हैं, है ना। अगर प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पर फिर अपन फंक्शन लगा देंगे, है ना, सिंक डॉट देन। और देन के बाद में फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अपन लिखेंगे कैच। कैच के अंदर मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने लिखा है एरर। अगर एरर आती है तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे लॉग, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, मैंने लिखा है यहाँ पर एरर अकर्ड, यहाँ पर कॉमा करके मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर एरर। और नहीं, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद में अब आप क्या लिख दोगे, तो आपने लिखा है यहाँ पे लॉग। लॉग में आप क्या लिख दोगे, आपने यहाँ पे लिख दिया टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, आपने लिख दिया है यहाँ पर टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। चला कर देखते हैं अपन यहाँ पर, जब ये जो मैंने लिखा हुआ है ये सही लिखा है या फिर नहीं। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे क्या करा है टर्मिनेट किया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे npm स्टार्ट, मैंने रन किया। अब देखो यहाँ पर आपको क्या मिला, तो यहाँ पर आपको मिल गया है क्या टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। मतलब वो जो सिक्वलाइज अपन ने लिखा था वो सही लिखा था कि स्टूडेंट डॉट सिक्वलाइज डॉट सिंक लिखना है ना, क्लियर है यहाँ तक। आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आप आए, यहाँ आने के बाद में अभी तो टेबल्स में कुछ नहीं था, आपने यहाँ पर राइट क्लिक किया, आपने रिफ्रेश ऑल किया, आप देखेंगे यहाँ पे ये स्टूडेंट नाम की टेबल आ गई है। आप यहाँ पर आकर क्वेरी फायर कर देख लो। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर STUDENT स्टूडेंट। आप देखेंगे यहाँ पर इसको रन करेंगे, यहाँ पर आपको SID नेम ईमेल पासवर्ड क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको मिल गया। क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को, है ना। यहाँ पर ये उसने क्रिएटेड एट डेट टाइम नॉट नल, अपडेटेड एट डेट टाइम नॉट नल, और ये उसने ऑटोमेटिकली आपको क्वेरी को फायर करके यहाँ पर आपको दे दिया है। आप अगर चलाकर देखना चाहे किससे, कि वहाँ पर अगर फंक्शन का साइन अगर मैं लगा देता तो चलता क्या, तो आप एक काम करो, यहाँ पर लिखो 1, यहाँ पर आप लिख लो क्या 1,
और अब यहाँ पर आकर आप क्या करो, अब इसको ऐसा चला कर देख लो। आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, आपने इसको टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करके आपने स्क्रीन को क्लियर किया, आपने इसको रन करने की कोशिश करी, तो देखो इसने आपको एरर दे दिया कि सिक्वलाइज इज नॉट अ फंक्शन, है ना। तो जो अपन ने लिखा था यहाँ पर कि यहाँ पर ये फंक्शन का साइन नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी नहीं आएगा और यहाँ पर भी नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो आपने क्या करा है यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ सिक्वलाइज ही लिखना है। क्लियर है यहाँ तक, टेबल आपकी क्रिएट हो गई यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, उसमें आपको डेटा को इंसर्ट करना है। अब डेटा को इंसर्ट करना है तो डेटा को इंसर्ट अब आप करोगे कैसे। अब डेटा को अगर मेरे को इंसर्ट करना है तो अब ध्यान से देखना। अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इतना कोड तो आपने लिख लिया है ना, इतना कोड तो आपने फ्रेम कर लिया। अब जब डेटा को अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप करेंगे क्या यहाँ पर आकर, तो आप ध्यान से देखना, अपने यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में, है ना, मैं करूँगा क्या, तो यहाँ आने के बाद में मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, तो कॉन्स्ट में मैंने लिख लिया है यहाँ पर यूज़र डेटा। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा और ऐसा लिखने के बाद में मैंने क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट बनाने के साथ में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो ऑब्जेक्ट बनाने के साथ में अब SID तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। आपने क्या लिखा था यहाँ पर, नेम ही लिखा था, नेम में आपने क्या कर दिया यहाँ पर एंड्रयू एंडरसन के बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पर, नेम के बाद में आपने क्या लिखा था, ईमेल में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो ईमेल में आप लिख लेंगे यहाँ पर andrew@gmail.com। ईमेल के बाद में क्या आएगा यहाँ पर, पासवर्ड में आपने क्या करा है यहाँ पर, तो पासवर्ड में आप सिंपली लिख दोगे andrew@123। आपने ऐसा लिख दिया। यूजर डेटा की जगह आप लिख दो यहाँ पर पेलोड। ये पेलोड बेसिकली होता क्या है, ये आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा, एक कॉमन टर्म होता है यूजर के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो एक डेटा होता है ना, एक यूजर का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कॉमन टर्म होता है पेलोड। आपने जो यूजर डेटा लिखा था वो भी सही था, गलत कुछ नहीं था, आप पेलोड भी लिख लोगे तो भी सही है। मतलब जहां पर भी आपको ऐसा पेलोड लिखा हुआ देखने को मिले तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि 99% ये कुछ एक ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहा होगा जिसमें यूजर की डिटेल्स होंगी। ठीक है, अब अपन ने ऐसा कुछ लिखा और ऐसा लिखने के बाद में अपन अब क्या करेंगे, आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट थी ना आपकी, तो अब आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट डॉट, अब आप यहाँ पे लिखोगे क्या, क्रिएट के बाद में अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, तो आप लिखोगे यहाँ पे पेलोड, है ना, और डॉट करके अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, तो डॉट करके लिखोगे आप देन, और देन के बाद में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कैच, और कैच के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एरर, और एरर के बाद में यहाँ पर आप क्या करोगे, तो आप लिखोगे लॉग। ठीक है, और लॉग में आप क्या बोलोगे यहाँ पर, एरर अकर्ड, और एरर अकर्ड के बाद में आप क्या कर दोगे यहाँ पे ERR और नहीं तो आप देन के अंदर आकर यहाँ पे क्या कर दोगे, तो देन के अंदर आकर यहाँ पर आप सिंपली क्या लिख दोगे, लॉग में आप क्या लिख दोगे, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। यहाँ तक क्लियर है, तो ये आपने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब अगर आपने ऐसा मेंशन कर दिया तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पर सेव करोगे। सेव करने के बाद में आप करोगे क्या, यहाँ पर तो आप इसको एक बार चला कर देख लो। चला कर देखने के लिए मैंने क्या करा, स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने यहाँ पर आकर npm स्टार्ट किया, npm स्टार्ट किया, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली नीचे लिखा हुआ आ गया। आप चल कर देख लो यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर आकर सिंपली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर किया है। देखो ऑटोमेटिकली डेटा इंसर्ट हो गया, SID भी आ गया, नेम मैंने लिखा था, ईमेल लिखा था, पासवर्ड लिखा था, क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड आ गया। यहाँ पर समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, है ना, तो ये तो अपन ने ऐसा कुछ लिखा है ना। यहाँ पर टाइम का थोड़ा सा ऐसा है कि वो एक स्टैंडर्ड टाइम दे रहा है, जो भी उसके स्पेसिफिकली दे रहा है। आपको चेंज करना है तो आप कुछ फंक्शन वगैरह लगा के उसके टाइम को आप चेंज कर सकते हो, है ना। ऐसा कुछ दे रहा है ना 14, 35, 10, है ना, तो वो टाइम को आपको थोड़ा सा चेंज यहाँ पर करना पड़ेगा, है ना। वो स्टैंडर्ड टाइम क्या किस अकॉर्डिंगली दे रहा है वो आपको थोड़ा सा R&D करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज ठीक है, अभी तो ये आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा चलो ठीक है, ये तो हमारा कंसेप्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया। अब ये तो क्या कर रहा है, यहाँ पे ये सिर्फ एक ही डेटा को क्या कर रहा है, इंसर्ट करने का काम कर रहा है। अब अगर मुझे यहाँ पर ऐसे मल्टीपल डेटा को अगर इंसर्ट करवाना हुआ तो फिर उस केस में, तो आप उस केस की अगर अपन बात करें तो ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, ये यहाँ तक सबको समझ में आया। अपन यहाँ पर आते हैं, अब मैं इसी के अंदर आपको अलग अलग फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर बता रहा हूँ, है ना। इसी के अंदर मैं आपको अलग अलग फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर बता रहा हूँ, तो मेरे को इसको कमेंट करना ही पड़ेगा। अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको पेस्ट किया।
अब यहाँ पर आकर ये जो मैंने पेलोड लिखा था है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे BULK बल्क डेटा है ना। और अपन अब क्या करेंगे, तो बल्क डेटा के केस में मैंने यहाँ पर इसको कट किया, मैंने लगा दिया एरे, और एरे के बाद में मैंने इसको कर दिया यहाँ पर पेस्ट, और कॉमा करके अपन क्या कर देंगे, अब यहाँ पर मैंने ऐसे 4 एंट्री कर दी। 4 एंट्री में अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, पीटर पार्कर। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है पीटर, यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, मैंने लिख दिया यहाँ पे पीटर। यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, तो आप यहाँ लिख लोगे जैक्सन। ठीक है, यहाँ पर आकर आप क्या कर दोगे, तो आप लिख दोगे यहाँ पर जैक। यहाँ पर आकर आप क्या कर दोगे, जैक। यहाँ पर आकर आप क्या कर दोगे, आप यहाँ पे कर दोगे मारिया। ठीक है, यहाँ पर आकर आप क्या कर दोगे, मारिया। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख दिया है मारिया। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, तो आप लिख दोगे यहाँ पे साइमन सेम। यहाँ पर आकर आपने क्या लिख दिया है, SIMON साइमन। यहाँ पर आकर भी अब आप क्या कर दोगे, तो आप यहाँ पे लिख दोगे SIMON साइमन। राइट, आपने ऐसा लिखा। अब इसके बाद में आप करेंगे क्या यहाँ पर, तब इसके बाद में आपने ये जो लिखा हुआ था, यहाँ पर आकर आप इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो बल्क क्रिएट की जगह आप लिखेंगे, ये क्रिएट की जगह आप लिखेंगे BULK बल्क क्रिएट। और बल्क क्रिएट के बाद में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बल्क डेटा, और आप यहाँ पे लिखेंगे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे टर्मिनेट किया। टर्मिनेट करने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद में अपन इसे रन करेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया आपको क्या, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब एक और चीज़ यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, पेलोड इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो पेलोड कहीं पर यूज होते हुए दिख रहा था क्या, यहाँ पर, अच्छा हाँ, तो अपन ये यहाँ पर ये वापस आ गया था क्या, मैंने इसको ऐसा हटा ही दिया, है ना। ठीक है, तो अपन इसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कुछ हुआ क्या। तो अपन यहाँ पर आए, डेटा तो इंसर्ट हो ही गया होगा आपका, मैंने इसको रन किया, ये देखो इतना डेटा आपका आ गया। क्लियर है यहाँ तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो ये तो आपने बल्क क्रिएट किया। अब इसके अलावा आपको अगर कुछ अपडेट वगैरह कुछ करना है तो फिर से अपन देखते हैं। तो फिर से मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर इसे क्या करा, कमेंट किया। अपन आते हैं यहाँ पर, तो मैंने इसे यहाँ पर क्या कर दिया है, कमेंट। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, तो मुझे डेटा को अपडेट करना है। तो अब अपडेट करना है या फिर मेरे को पूरे डेटा को फाइंड आउट करना है, प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, स्टूडेंट डॉट, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर फाइंड वन। मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब फाइंड वन मैंने किया, अब यहाँ पर तो कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर आएगा आपके पास में रिजल्ट, और यहाँ रिजल्ट आने के बाद में आप क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ पे बोलेंगे डेटा, और अब आप यहाँ पे क्या करवा लेंगे, तो उस डेटा को, उस रिजल्ट को प्रिंट। तो देखते हैं यहाँ पर क्या, कैसे क्या रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट होगा। मैंने इसको सेव किया। सेव करके अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको टर्मिनेट किया। टर्मिनेट करके मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। मैंने यहाँ पे इसे रन किया। रन करने पर अब आप देखिए यहाँ पर आपको क्या मिला, तो ये कुछ इस टाइप से आपको डेटा देखने को मिला। यहाँ पर आपको अंडरस्कोर प्रीवियस डेटा वैल्यू में ऐसा डेटा देखने को मिला, है ना। ये ऐसा कुछ मिल रहा है, डेटा वैल्यूज और अंडरस्कोर प्रीवियस डेटा वैल्यूज। तो डेटा के अंदर ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अब उस केस में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप एक काम करें, ऐसा लिखने की जगह आपने इसे कॉपी किया, आपने इसको कमेंट किया, आपने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, रिजल्ट डॉट आपने लिखा यहाँ पर गेट। तो एक बार फिर से इसको टर्मिनेट करके चला के देखो कैसा क्या आउटपुट मिलेगा। अपन यहाँ पर आए, मैंने रन किया, अब देखो गेट में मेरे को ऐसा कुछ डेटा मिल गया। और इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लेन, मैंने लिखा यहाँ पे ट्रू। ठीक है, अपन इसको टर्मिनेट करते, स्क्रीन को क्लियर करते, अपन यहाँ पर आए, तो देखो ये ऐसा मिला। तो पहले भी वैसे ही मिल रहा था क्या, अगर प्लेन ट्रू नहीं लिखा तो ऐसे ही मिल रहा था क्या, नहीं यार।
हाँ वैसे भी ठीक है ना, वैसे ही सेम ही डेटा आपको मिल रहा है, तो आप ऐसा प्लेन ट्रू भी लिख सकते हो, या अगर आपको ऐसा लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्लेन। ले रहे हैं यहाँ तक सभी को? ये तो क्या हो गया, अगर आपको ऐसा कुछ डेटा चाहिए फाइंड वन, तो कुछ इस तरीके से आपको डेटा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट उसने क्या लगा के रखा हुआ है, लिमिट वन, कि वो एक ही रिकॉर्ड आपको दिखा रहा है, आपको सारे देखना है। तो फिर अब उस केस में आपको क्या करना रहेगा यहाँ पर, अब अगर आपको सारे देखना है तो फिर आपको यहाँ पर आकर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर आकर लिखना रहेगा सिंपली क्या, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आप यहाँ पर आए, आपने इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे फाइंड ऑल, ठीक है। और फाइंड ऑल में आप क्या करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अब आप ठीक है सिर्फ रिजल्ट को ही प्रिंट करवा कर देखो, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा। आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, आपने इसको टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करने के बाद में आपने इसको रन किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये ऐसा डेटा देखने को मिल गया, है ना। वो हर एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आपको पूरा पूरा डेटा दे रहा है। देखो यहाँ पर क्या दिखा आपको, ये स्टूडेंट के अंदर डेटा वैल्यूज प्री स्टूडेंट SID1 एंड्रो एंडरसन, फिर यहाँ पर ये SID2 पीटर पार्कर, है ना, फिर SID3 जैक जैक्सन, है ना। तो ऐसा पूरा आपको डेटा देखने को मिलेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे रिट्राइव करना चाहते हो। तो आप रिट्राइव करना चाहते हो तो जो डेटा का अरे आया होगा उसमें जो स्टूडेंट वाला ऑब्जेक्ट होगा उसमें जो डेटा वैल्यूज होगी, तो उन वैल्यूज को आप यहाँ पे क्या करवा सकते हो, रिट्राइव करके प्रिंट करवा सकते। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा आप यहाँ पर, ये तो आपने फाइंड ऑल देखा, मतलब आपने फाइंड वन देखा, फाइंड वन के साथ में आपने क्या देखा यहाँ पर, फाइंड ऑल देखा, राइट। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, तो आपको किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को देखना है। अभी तो बाय डिफॉल्ट तो एक ही दे रहा था ना, किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को देखना है, तो किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को देखने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या लिखा है, फाइंड वन, और फाइंड वन के केस में आप क्या कर देंगे, तो आप यहाँ पर आकर आपने ये ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे वेयर, और वेयर के बाद में फिर आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे और आप लिखेंगे SID, और SID में आपने लिख दिया यहाँ पर 2। आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, आपने इसको टर्मिनेट किया, आपने स्क्रीन को क्लियर किया, आपने इसको रन किया, तो आप देखेंगे सिर्फ आपको 2 वाला देखने को मिल गया। बाय डिफॉल्ट 1 मिल रहा था ना आपको एंड्रो एंडरसन, अभी आपको 2 मिल गया। वहीं अगर अपन बात करें कि अगर आपको स्पेसिफिक डेटा को डिलीट करना है ना, अब डिलीट करना है तो फिर अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आए, आपने इसको कमेंट किया, आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आपने क्या करा, इसको पेस्ट किया, और डिलीट करना है तो डिलीट के लिए अब आपको क्या लिखना रहेगा, डिस्ट्रॉय, ठीक है। आप डिस्ट्रॉय आप करेंगे यहाँ पे, तो आप एक बार रिजल्ट को प्रिंट करवा कर देख लें यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो ये अपन ने ऐसा कुछ लिखा, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अब ध्यान से देखना, मैंने इसको यहाँ पर आकर टर्मिनेट किया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने यहाँ पर रन किया, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिला है, डेटा में कितना मिल गया आपको, 1, कि डिलीट फ्रॉम, और ये देखो यहाँ पर वो क्वेरी चल गई है और आपको आपका वो वैल्यू डिलीट होते हुए देखने को मिल गई। क्लियर है? अब आपको देखना है कि कैसे पता चला कि अब यहाँ पे डिलीट हुआ है मेरा रिजल्ट। आप देखो यहाँ पर, है ना, वापस से आप आओ, आप आकर इसको टर्मिनेट करो, आप इसको वापस से रन करो, रन करने के बाद में आप देखो यहाँ पर क्या दे रहा है, वो दे रहा है 0। क्यों 0 दे रहा है, क्योंकि डेटा ही नहीं मिला ना, SID2 था ही नहीं उसके पास। क्लियर है यहाँ तक? फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें और क्या कर सकते हैं यहाँ पर आप, तो आपको अगर अपडेट करना है डेटा, अब डेटा अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो अपडेट करने के लिए अब आप यहाँ पर आए, आपने इसे कॉपी किया, आपने उसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर डिस्ट्रॉय की जगह आप क्या लिखेंगे, अपडेट, अपडेट के बाद में अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये तो इसके लिए हो गया, यहाँ पर आपको एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, ईमेल, ईमेल में आपने क्या कर दिया यहाँ पर, तो ईमेल में आपने लिख दिया यहाँ पर abc@gmail.com, कॉमा करके आपने क्या लिख दिया यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड में भी आपने क्या लिख दिया abc@12345, वेयर SID इक्वल्स टू कितना कर दिया आपने 1, ठीक है। आपने उसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, आपने उसको टर्मिनेट किया,
स्क्रीन को आप क्लियर करेंगे, यहाँ पर आप इसको रन करेंगे। रन करने के बाद में आप देखेंगे डेटा, और यहाँ पर कितना मिल गया आपको 1, मतलब एक रिकॉर्ड आपका अपडेट हुआ है। अब अगर आपको देखना है कि हाँ एक्चुअल में अपडेट हुआ है, तो अब एक काम आप ऐसा करें, आप इसको यहाँ पर करें कमेंट, और इसको कमेंट करने के बाद में आप आएंगे यहाँ पर आपका फाइंड ऑल पे, और फाइंड ऑल वाला चलाकर देख लो, आपको सेकंड एंट्री डिलीटेड मिलना चाहिए यहाँ पर, है ना, और इसमें आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये देखो ईमेल और पासवर्ड ये चेंज हो गए ना, abc@gmail.com और abc@1234, है ना, और उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली SID कितना आ गया है, 3 आ गया है, मतलब सेकंड वाली एंट्री आपकी डिलीट हो चुकी है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर मैंने जो आपको कंसेप्ट बताए हैं, वो कंसेप्ट में मैंने आपको पूरे CRUD ऑपरेशन बता दिए, क्रिएट करना बता दिया, बल्क क्रिएट करना बता दिया, अपडेट करना बता दिया, रिट्राइव करना बता दिया, डिलीट करना मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? अब ये जो जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ये तो सब मैंने आपको एक ही फाइल में बता दिए, है ना, तो अब इसको अलग अलग फाइल में कैसे लिखेंगे और कैसे क्या इसका एग्जाम्पल फ्रेम होगा, तो वो फिर मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें आप क्या करोगे, कंट्रोलर अलग से बनाओगे, मॉडल अलग से बनाओगे, है ना, और बाकी की फंक्शनलिटी आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कल वाला सेशन अगर आपको समझना है ना, या आपको समझ में आए, तो उसके लिए ये वाला एग्जांपल तो आप आज डेफिनेटली बनाकर ही आना। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो कल वाला सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और अगर आज की प्रैक्टिस आपने नहीं करी, तो कल वाला पूरा ऑल क्लियर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इसी के साथ में अपन इसके आगे का कंसेप्ट कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।